नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 79 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 79 को। यह आपकी 3 फरवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम हिस्ट्री इतिहास के 3rd चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, नाजीवाद और हिटलर का उदय पढ़ना जारी रखेंगे। ये इस चैप्टर का 4th पार्ट रहेगा। इस चैप्टर में हम समझ रहे हैं हिटलर की कहानी को कि कैसे हिटलर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक साधारण सैनिक के तौर पर भाग लेता है, कैसे वो जर्मनी का चांसलर बन जाता है। इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करें कि कैसे हिटलर की सनक के कारण 60 लाख यहूदियों को मार दिया जाता है। इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करें कि कैसे हिटलर की सनक के कारण पूरे विश्व में 6 करोड़ लोग मारे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। आज की इस वर्कशीट में हम बात करेंगे कि कैसे हिटलर अपनी पकड़ को मजबूत करता है जर्मनी में, कैसे जर्मनी की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हार होती है और कैसे यहूदियों को, अवांछित लोगों को टारगेट किया जाता है जर्मनी में। तो चलिए समझते हैं आज के इस कंटेंट को, इस पार्ट को। हिटलर की अगर बात करें तो हिटलर 1933 में 1933 में जर्मनी के चांसलर बन जाते हैं। चांसलर मतलब ठीक उसी प्रकार का पद है जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री हमारे देश का सबसे शक्तिशाली पद होता है, ऐसे ही जर्मनी में जो सबसे शक्तिशाली जो पोस्ट होती है वो चांसलर की होती है। चांसलर बनने के बाद हिटलर ने सबसे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया, एक के बाद एक जैसे संसद है उसको भंग कर दिया गया। जो भी कानून थे जो समानता का अधिकार देते थे उन कानूनों को भंग कर दिया गया और उसके बाद हिटलर का खेल शुरू होता है। हिटलर ने सबसे पहले अपने नियंत्रण को मजबूत करने के लिए, अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए कई सुरक्षा दस्ते गठित किए, यानी कि विशेष निगरानी के दस्ते। ओके, जैसे अपने यहाँ पे सीबीआई होती है, सीआईडी होती है, इस प्रकार के दस्ते और इसी प्रकार के कुछ विशेष स्पेशल सुरक्षा दस्ते थे वो गठित किया। यानी कि जरूरी था उसके लिए कि उसे चप्पे चप्पे की खबर मिलती रहे, जरूरी था कि उसकी खुद की सुरक्षा की व्यवस्था करना। तो इसके लिए बहुत सारे नए संगठन बनाए जाते हैं। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी जो पुलिस थी और स्टॉर्म ट्रूपर्स थे वो तो रखे ही, लेकिन उनके साथ साथ गेस्टापो जो गुप्तचर राज्य पुलिस थी उसका गठन किया गया, एसएस जो अपराध नियंत्रण पुलिस थी उसका गठन किया गया, सेवा सुरक्षा एसडी उसका गठन किया गया। यानी कि अलग अलग संगठन बनाए गए और ये संगठन जो बनाए गए थे इससे लगभग सा निश्चित हो चुका था कि जो हिटलर है उसकी मंशा जबरदस्ती के शासन करने की है, उसकी मंशा है लोगों को डराने की है और उसी मंशा के साथ वहां पर इस प्रकार के संगठनों का गठन किया जाता है। इन दस्तों को बेहिसाब अधिकार दे दिए गए थे और किसी को देश निकाला या गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी कि ये जो संगठन थे सिर्फ ये नहीं कि संगठन बना दिए गए बल्कि इनको बहुत सारे अधिकार दे दिए गए थे। लोगों के पास किसी प्रकार के अधिकार नहीं थे, ये कभी भी किसी भी को भी गिरफ्तार कर सकते थे, अरेस्ट कर सकते थे, किसी को भी देश से निकाल सकते थे या किसी को भी कैद करके यातना गृह में भी भेजा जा सकता था। यानी जैसा कि डिक्टेटरशिप में होता है, तानाशाही में होता है, ठीक वैसा ही शासन आ जाता है जर्मनी में। 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशन से अपना पल्ला झाड़ लिया था। लीग ऑफ नेशन क्या था? जैसे अब हमारे यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ है, ऐसे ही प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। ओके, यानी कि राष्ट्र संघ बनाया गया था। जो राष्ट्र संघ था वो एक कमजोर संगठन था और मुख्य तौर पर वो जो विजित राष्ट्र थे जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, उनके इशारों पर काम करता था और उन्हीं के इशारों के अनुसार वो दूसरे देशों के ऊपर कोई संधि थोपना इस प्रकार के कार्य करता था। तो हिटलर ने जब अपनी स्थिति को मजबूत किया, हिटलर को लगा कि हाँ अब हमें कोई हिला नहीं सकता और हिटलर को लगा कि अब आसानी से कोई हमारी तरफ उंगली नहीं उठा सकते, तो उस वक्त उसने सबसे पहला जो काम किया वो ये किया कि उसने लीग ऑफ नेशन को छोड़ दिया। यानी कि लीग ऑफ नेशन है उससे खुद को अलग कर लिया, उसकी जो मेंबरशिप है वो छोड़ दी जाती है। उसके बाद 1936 में हिटलर ने राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया। राइनलैंड का वो इलाका जो फ्रांस के कब्जे में था, जो फ्रांस ने अपने कब्जे में ले लिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उसको दोबारा से छुड़ा लिया। ये पहली सफलता थी। हालांकि हिटलर ने सभी लोगों के अधिकार छीन लिए थे, लेकिन लोग अब भी हिटलर के पीछे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि जो जर्मनी है उसको दोबारा से अगर सुपर पावर कोई व्यक्ति बना सकता है तो हिटलर है। दूसरा, उन्हें लगता था कि अगर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो अपमान हुआ है वर्साई की संधि के दौरान, उसका अगर कोई बदला ले सकता है तो वो हिटलर है। इसलिए लोग बाकी चीज़ों को भूल गए थे कि बाकी चीज़ें होती रहेगी, लेकिन पहले हमें वो बदला चाहिए, हमें दोबारा से जर्मनी को सुपर पावर देखना है। तो इसलिए लोगों का देश के अंदर जो समर्थन था वो हिटलर को अभी बना हुआ था और इसी के कारण
हिटलर का हौसला काफ़ी मजबूत था और 1936 में उन्होंने राइनलैंड के ऊपर दोबारा से कब्जा कर लिया। इससे लोगों का समर्थन और ज़्यादा बढ़ जाता है। एक जन, एक साम्राज्य, एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया के ऊपर हमला किया जाता है और ऑस्ट्रिया को अपने कब्जे में ले लिया जाता है, यानी कि जर्मनी में शामिल कर लिया जाता है। यानी कि एक पॉपुलर सा नारा दिया जाता है, एक देश एक नेता, यानी कि एक जन एक साम्राज्य एक नेता, कि जब एक देश है वहाँ पर एक ही प्रकार के लोग हैं तो एक ही नेता होना चाहिए। और इसी के तहत ये माना गया कि जो ऑस्ट्रिया में रहने वाले लोग हैं वो भी जर्मन नस्ल के लोग हैं, वो भी जर्मन भाषी लोग हैं। तो इसी आधार पर जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के ऊपर हमला किया और उसको अपने साथ मिला लिया। इसके बाद उन्होंने चेकोस्लोवाकिया, जो एक छोटा सा देश है, उसके ऊपर हमला किया और उसको भी हड़प लिया। तब तक बाकी जो देश थे, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन या रशिया की बात करें या यूएसए की बात करें, तो वो चुपचाप बैठे थे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि कुछ देश जो आसपास थे वो डेवलप हो रहे थे, कि उनके ऊपर किसी दूसरे देश का कब्जा होना साधारण सी बात। उन्हें लगता था कि यूरोप के कुछ देश है वो आपस में युद्ध में उलझे रहने चाहिए, इसी से उन्हें अपना फ़ायदा लगता था। और इसी से जर्मनी को हौसला मिलता लग गया, क्योंकि जर्मनी को लग रहा था कि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। उसके बाद सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। 2 सितंबर की बात है कि 2 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया। इसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया, जो दूसरे विश्व युद्ध में बदल गया। यानी कि धीरे धीरे हिटलर है उसका हौसला बढ़ता जाता है और उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। जब पोलैंड पे हमला कर दिया तो मजबूरन इंग्लैंड और फ्रांस को इस युद्ध में शामिल होना पड़ा, क्योंकि उन्हें लगता था कि नेक्स्ट जो टर्न होगी, बारी जो होगी, वो फ्रांस की आने वाली है। तो इसी के साथ जब इंग्लैंड और फ्रांस उस युद्ध में कूद पड़े तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसकी शुरुआत हो जाती है। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि की और इस संधि के द्वारा जो इटली और जापान है वो भी इस विश्व युद्ध में कूद पड़ते हैं, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की औपचारिक तौर पर शुरुआत हो जाती है। जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। यह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी, यानी कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। अगर हिटलर यहाँ पर हमला नहीं करता तो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था उसका रिजल्ट कुछ और होता। शायद इस वक्त इतिहास में हम कुछ और पढ़ रहे होते, शायद हम हिटलर को बेवकूफ़ ना कह रहे होते, शायद हिटलर को हम सनकी ना कहते, कुछ अलग होता। क्योंकि यहाँ पर जब उसने हमला किया तो एक बड़ी बेवकूफ़ी कैसे थी कि जो रशिया है, सोवियत संघ है, वो जर्मनी के पूर्वी दिशा में यहाँ पर है और इस साइड में आ जाता है फ्रांस। अब जर्मनी की सेना को दोनों दिशा में युद्ध लड़ना था, यानी कि उसकी ताकत आधी हो गई थी। यानी वो पूर्वी मोर्चे पे भी लड़ रहे थे, पश्चिमी मोर्चे पे भी लड़ रहे थे और आसमानी मोर्चे पे भी लड़ रहे थे, क्योंकि ऊपर से हवाई हमले किए जा रहे थे ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा। तो खुद ही जो हिटलर है वो उलझ जाता है और उलझने के कारण उसकी ताकत कम हो जाती है और ये उनकी हार की एक बड़ी वजह बनता है। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया तो जापान ने पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी कर अमेरिका को निशाना बनाया। इससे अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। अब ये दूसरी गलती थी इनकी, क्योंकि 1942 में जापान ने क्या किया, 1942 में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। अगर पर्ल हार्बर पर हमला ना किया जाता उस वक्त तो क्या होता, अमेरिका युद्ध में नहीं कूदता। अगर अमेरिका युद्ध में नहीं आता जर्मनी के खिलाफ जो ब्रिटेन और फ्रांस के पक्ष में, तो भी हो सकता है कि युद्ध में रिजल्ट कुछ और हो सकते थे। उसके बाद ये युद्ध है लंबा खींचता है। 1945 में हिटलर की पराजय होती है, यानी कि जर्मनी की हार होती है और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर है उनके ऊपर अमेरिका परमाणु बम गिराता है और उसके साथ जापान है वो भी हार मान लेता है। इस तरीके से अगस्त 1945 में जाकर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो ख़त्म हो जाता है। इसमें जर्मनी, इटली और जापान की हार होती है। यानी कि वो जर्मनी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जीरो की बजाय हीरो था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में टॉप पर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म होता है तो वो जीरो बन जाता है, सबसे नीचे आ जाता है। इसी तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जब शुरुआत होती है तो सुपर पावर बन चुका था जर्मनी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जब अंत होता है तो दोबारा से वो फर्स्ट पे आ जाता है, जीरो पे आ जाता है। तो ऐसा ही कुछ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी का होता है। अब यहाँ पर कुछ और भी हमें समझना है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सिर्फ ऐसा नहीं कि जर्मनी इन देशों के साथ एक मोर्चे पर लड़ रहा था, जर्मनी के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा था। जर्मनी के अंदर एक ऐसा युद्ध चल रहा था जो जर्मनी के ही जो निवासी थे
उनके खिलाफ चढ़ रहा था। सत्ता में पहुंचते ही जो नाजीवादी थे, नाजीवादी कौन थे? जो हिटलर की पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी थी, नाजी पार्टी, उसके समर्थक। तो नाजिया, उनको हिंदी में हम नात्सी बोल सकते हैं। तो नात्सियों ने शुद्ध आर्य जर्मनों के अलावा अन्य नस्लों, बीमार और जो अन्य जो लोग थे उनको अवांछित मान लिया था। यानी कि जो नाजीवादी की विचारधारा क्या थी? नाजी विचारधारा ये कहती थी कि जर्मन आर्यन है वो सबसे शुद्ध लोग हैं, ओके, और वो सभी प्रजातियों में सबसे ऊपर आते हैं। और उनका ये मानना था कि बाकी सभी जो लोग हैं वो अवांछित है। अवांछित मतलब कि जिनको धरती के ऊपर नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट जर्मनी के लिए वो बोझ है, ये मानते थे। उसमें किस किस को? यहूदियों को, पोलिश लोगों को जो पोलैंड के निवासी थे, जिप्सी लोगों को, और जो बीमार, अस्वस्थ, अनहेल्दी जर्मन लोग थे, उनको ये माना जाता था कि ये जर्मनी के लिए बोझ है और इनको जर्मनी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसमें वो इसमें वो सबसे नीचे जो मानते थे वो यहूदियों को मानते थे। यहूदियों को वो अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे और उनकी नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे थे, सूदखोर थे, और उनको ये लगता था कि जर्मनी की जितनी भी समस्याएं, उस समस्याओं का सबसे बड़ा कारण ये यहूदी है। ये यहूदी जो लोग थे वो घेटों में रहते थे। घेटो क्या होता है कि वो इलाके जहाँ पर एक ही जाति या प्रजाति या नस्ल के लोग रहते हैं, उसको हम घेटो बोलते हैं। तो यहूदी थे, जहाँ भी रहते थे वो एक ही कॉलोनी में एक साथ ही यहूदी रहते थे। तो हिटलर की दृष्टि में इनका सिर्फ एक ही हल था कि यहूदियों को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। नात्सियों ने यहूदियों को तरह तरह से पहले डराया, फिर उनकी रोजी रोटी यानी कि उनके बिजनेस को छीन लिया, फिर उन्हें शेष समाज से अलग कर दिया कि इनसे कोई लेन देन नहीं रखेगा। उसके बाद अंत में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर उनको मार देने की रणनीति बनाई गई। और इसी रणनीति के तहत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके साथ साथ 20 लाख के आसपास जो जिप्सी लोग थे, पोलिश लोग थे, उन लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो ये वो युद्ध था जो जर्मनी के अंदर चल रहा था। इसके बारे में हालांकि पूरे विश्व को पता है, काफ़ी बाद में चलता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है। इस दौरान किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। ये दूसरा चेहरा था हिटलर का जो लोगों के सामने बहुत बाद में आया था। यहाँ कुछ पिक्चर हमें दिए गए, चलिए देखते हैं। ये मैप दिया गया, मैप में देखिए हम जर्मनी को देख सकते हैं, येलो शेड से शो किया गया, ये जर्मनी है। और जर्मनी के साथ लगता है यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरी है, ये ऑस्ट्रिया हंगरी है जिसके ऊपर जर्मनी हमला करता है और अपने अंदर मिला लेता है जर्मनी। उसके साथ साथ ये पोलैंड इलाका है जिसके ऊपर बाद में हमला किया जाता है और इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। और ये बाकी इटली है जिसके साथ सीमा लगती है जर्मनी की, और यहाँ पे फ्रांस है जिसके साथ सीधा युद्ध होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। यहाँ पे सेकेंड जो पिक्चर है इसको देखिए, यहाँ पे यहूदियों को गैस चैम्बरों तक ले जाने वाली एक मालवाहक गाड़ी यहाँ पर दिखाई गई है कि इस प्रकार की गाड़ियों में जानवरों की तरह ठूस करके यहूदियों को पोलैंड ले जाया जाता था और वहाँ गैस चैम्बरों में उनको बंद करके एक साथ मृत्युदंड दे दिया जाता था। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, आज का कंटेंट। अब इसी पर बेस्ड है कुछ आसान से प्रश्न, चलिए उनको हल करते। यहाँ पे पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि हिटलर ने जर्मनी में नियंत्रण बढ़ाने के लिए कौन से संगठन बनाए, ये हमें बताना है। तो हिटलर ने जर्मनी में नियंत्रण स्थापित करने के लिए स्टॉर्म ट्रूपर्स, गेस्टापो, एसएस, एसडी, सेवा सुरक्षा जैसे संगठनों का गठन किया। ओके, इसमें से जो स्टॉर्म ट्रूपर्स है ये तो पहले से ही था, लेकिन गेस्टापो, एसएस, एसडी जो सेवा सुरक्षा संगठन है इनका गठन बाद में किया गया था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखिए, दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा नाज़ी सोच के अनुसार अवांछित लोग कौन थे, ये हमें बताना है। ओके, नाजीवादी सोच के अनुसार, तो नाज़ी सोच के अनुसार यहूदी, जिप्सी, पोलिश और अस्वस्थ अनहेल्दी जर्मन जो लोग थे वो अवांछित थे, यानी कि जिनको वो जर्मनी के लिए बोझ मानते थे। उसके बाद थर्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा, तीसरा हमारा प्रश्न है कि हिटलर ने किन देशों पर आक्रमण किया, ये हमें बताना है। किन किन देशों पर हमला किया था? तो हिटलर ने सबसे पहले ऑस्ट्रिया के ऊपर, उसके बाद चेकोस्लोवाकिया, उसके बाद पोलैंड और उसके बाद सोवियत संघ के ऊपर हमला किया था। और सोवियत संघ पर हमला करना हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न रहेगा, फोर्थ जो हमें क्वेश्चन दिया गया कि यहूदियों के साथ नाज़ी व्यवहार कैसा था, ये हमें बताना है, यानी कि नाजियों का व्यवहार कैसा था ये हमें बताना है। तो नाज़ी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का ही था। उन्हें अवांछित और जर्मनी के सबसे बड़े दुश्मन समझा जाता था।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लगभग 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बरों में ले जाकर मार दिया गया था। उसके बाद फिफ्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा, 5वां प्रश्न है जो कि इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्या आपको अपने आसपास भेदभाव नजर आता है, यह हमें बताना है। इसे दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे। तो मुझे अपने आसपास लैंगिक भेदभाव नजर आता है। आज भी लड़कियों और महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। इस भेदभाव को समाप्त करने की शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी और इस भेदभाव की समाप्ति के लिए शिक्षा, एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण है। तो जितना ज़्यादा शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा उतना ही जल्दी ये भेदभाव खत्म भी होगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।